हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद लॉजिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखना, हर साल आपको 2 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में जीन पियाजे के बारे में जरूर मिलेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात कि इस चैप्टर के लास्ट में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले खुद से करके देखना। वैसे तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस खुद से कर लोगे, और जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है फिर उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखना। और नंबर 2 कि अगले महीने आपका एग्जाम है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप प्लीज आप नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें। ये काम आपके लिए मैं करके दे रहा हूं। मैं और मेरी टीम लगातार इसी बात पर काम कर रही है कि किस तरीके से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बहुत कम टाइम में किस तरीके से अवेलेबल कराया जाए। और आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचें, कंटेंट और रिवीजन की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दें। सीडीपी के लिए आप बस इन वीडियो को 1 या 2 बार देख लेना। तो आइए चलिए अब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पियाजे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो अपने आसपास के पर्यावरण के आधार पर, पर्यावरण में जो भी चीजें देखता है, सुनता है, फील करता है, उसी आधार पर वो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद करता है। तो इसीलिए पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। पियाजे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो विचार है वो हमेशा लैंग्वेज से पहले आता है। मतलब पहले बच्चे के दिमाग में कोई विचार आएगा, उसके बाद वो बच्चा उस विचार को व्यक्त करना सीखता है। इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि सबसे पहले वो बच्चा सोचना शुरू करता है और उसके बाद उस चीज को बोलना शुरू करता है। नेक्स्ट, पियाजे ने कहा था कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। चिल्ड्रन आर द लिटिल साइंटिस्ट। इसका मतलब है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हर किसी बच्चे के चारों ओर एक पर्यावरण होता है, तो वो बच्चा उस पर्यावरण को खुद से ही एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है कि ये क्यों है, ये हुआ तो कैसे हुआ। अब मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस नहीं करूंगा कि पियाजे किस देश में पैदा हुए थे, उन्होंने ये बुक कब लिखी थी, क्योंकि हमारा मेन फोकस है एग्जाम पे, और एग्जाम में पियाजे की थ्योरीज के बारे में आएगा, ना कि उसकी बायोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर में आगे इस्तेमाल होने वाले कुछ कीवर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कॉग्निशन। कॉग्निशन से मतलब है संज्ञान यानी बुद्धि। मींस जो भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं या हमारे दिमाग की जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि सोचना, किसी के बारे में विचार करना, तर्क शक्ति, या उस बच्चे के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। मतलब वो बच्चा अपने माइंड का यूज कहां कहां कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, इसे ही हम कॉग्निशन कहते हैं। नेक्स्ट है मेंटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि वो बच्चा जो भी कुछ देखता है या कुछ सुनता है या कुछ याद करता है, उन सब चीजों की उस बच्चे के माइंड में एक इमेज बन जाती है या एक नॉलेज सेट हो जाती है कि ये तो ऐसे होगा। इसे ही हम मेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है स्कीमा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि उस बच्चे ने किन्हीं चीजों को देखकर, सुनकर या याद करके जो मेंटल स्ट्रक्चर बनाई है, तो उस इंफॉर्मेशन का माइंड में स्टोर हो जाना, इसको ही स्कीमा कहते हैं। मतलब मान लिया जैसे उस बच्चे ने एक एप्पल देखा, तो उसके माइंड में अब ये स्टोर हो गया कि एप्पल एक रेड कलर का फ्रूट है जो कि गोल होता है। तो अगर हम उसे अब कोई गोल एक रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट देंगे तो वो उसे एप्पल ही समझेगा। इसे ही हम स्कीमा बोलते हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण। इसका मैं एक वर्ड में मीनिंग बता देता हूं, टू ऐड न्यू नॉलेज। जैसे जब हम किसी बच्चे को एक आम ला कर देते हैं तो उसे पता चल जाता है कि अच्छा ये येलो कलर का एक फ्रूट है और इसकी शेप इस तरह की होती है। उसके कुछ दिनों बाद हमने मान लिया उसे कच्चा आम दे दिया, तो उसका कलर ग्रीन होगा, लेकिन शेप तो बड़े आम जैसी है ना। तो अब उस बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ, जो मैं शुरू से देखता आ रहा हूं ये था येलो कलर का एक पका हुआ आम, और कुछ आम कच्चे भी होते हैं जिनका कलर ग्रीन होता है। तो उसने जो स्कीमा था या जो उसके माइंड में प्रीवियस नॉलेज थी
उसमें एक नई चीज ऐड कर ली कि कुछ आम कच्चे भी होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का एक वर्ड में मीनिंग होता है मॉडिफिकेशन। तो उस बच्चे की जो ओल्ड नॉलेज थी उसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ, जैसा मैंने भी आपको ऊपर भी बताया था कि उस बच्चे की पुरानी नॉलेज क्या थी कि आम पीले रंग के होते हैं, उसने उसमें नई चीज क्या ऐड कर दी कि आम ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। तो इससे उसकी पुरानी नॉलेज में जो भी मॉडिफिकेशन हुआ, या तो कुछ चीज ऐड हुई या फिर कुछ चीज डिलीट हुई, तो इसे ही हम अकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है इक्विलिब्रेशन। इसका मतलब है कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, इन दोनों चीजों को करने के बाद वो बच्चा एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू में पहुंच जाता है, यानी अब वो किसी चीज को लेकर एक बैलेंस थिंकिंग डेवलप कर लेता है। उसे ही हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। मतलब अब वो उस चीज को लेकर पूरे तरीके से सेटिस्फाइड है कि ये चीज ऐसी ही है जैसी मैं देख रहा हूं और जैसी मैं सोच रहा हूं। तो जीन पियाजे ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो कि बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इनकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, SEEM। S फॉर सोशल इंटरेक्शन, E फॉर एक्सपीरियंस, E फॉर इक्विलिब्रेशन, M फॉर मैच्योरेशन। तो आप इन चारों फैक्टर्स को इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। और सीम क्या होता है, जो भी हमारे क्रिकेट फैंस हैं वो सभी जानते होंगे कि क्रिकेट में एक लेदर की बॉल होती है और उसके बीच में एक ऐसी स्ट्रिप होती है जिसे हम सीम बोलते हैं। तो इन फैक्टर्स को आप इस कीवर्ड के थ्रू याद कर सकते हैं। अब सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि बच्चा जिन लोगों से मिल रहा है, जिन लोगों से बातें कर रहा है, जिन लोगों को देख रहा है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि वो बच्चा जो काम कर रहा है तो उन कामों को करके उनसे जो चीजें सीख रहा है उन्हें हम एक्सपीरियंस कहते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। ये मैंने बताया था कि लास्ट में एक बैलेंस सिचुएशन आ जाती है जब वो बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मेरी नॉलेज सही है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर हम चाहें कि 4 इयर्स की एज में बच्चा 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सोल्व करने लगे तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो पियाजे का कहना यह था कि कुछ डेवलपमेंट केवल मैच्योरेशन के साथ ही आते हैं जो कि एज स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पियाजे ने मेनली 4 स्टेजेस बताई थी। पियाजे कहते हैं कि किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उसकी बुद्धि के विकास में मेनली 4 स्टेजेस होती हैं जो कि एज स्पेसिफिक हैं और उनके नाम है S, P, C, F। S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और हर साल एग्जाम में इन स्टेजेस से 1 या 2 क्वेश्चंस आ ही जाता है। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप इन स्टेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ना और बिल्कुल रट लेना। आप रटोगे कैसे? हो सकता है एग्जाम में भूल जाओ। तो मैं आपको इनकी एक छोटी सी टेक्निक बता देता हूं। आप इन स्टेजेस को समझने की कोशिश करना और देखो स्टेजेस के जो नाम है उन्हीं में ही आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से आइडिया भी लगा सकते हैं। जैसे सेंसरी मोटर। सेंसरी से मतलब क्या होता है? सेंसेस का यूज करना। और मोटर से मतलब होता है जो मांसपेशियां होती हैं उनका इस्तेमाल होना। मतलब इस स्टेज में सेंसेस का यूज होगा और मोटर का यूज होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशनल। और देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों स्टेजेस में ऑपरेशनल शब्द दिया हुआ है। तो मैं आपको इसे याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं। इन स्टेजेस में ऑपरेशनल का मतलब होता है कि वो बच्चा कब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना यानी अपनी बुद्धि को ऑपरेट करना शुरू कर देता है। मतलब वो बच्चा किस स्टेज में अपनी बुद्धि का कितना इस्तेमाल करता है यानी कितना ऑपरेट करता है। तो देखो इस स्टेज का क्या नाम है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। मतलब जब उस बच्चे का माइंड ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, ये उससे पहले की अवस्था है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मतलब अब उस बच्चे का माइंड ऑपरेशनल स्टेज में आ चुका है लेकिन अभी वो केवल कॉन्क्रीट एस्पेक्ट तक सीमित है। मतलब जिन चीजों को वो देख सकता है या छू सकता है, अभी वो केवल उन्हीं चीजों तक सीमित है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज क्या आएगी? फॉर्मल स्टेज। अब इस स्टेज में वो बच्चा कॉन्क्रीट के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। मतलब वो जिन चीजों को देख नहीं सकता या जिन चीजों को टच नहीं कर सकता
वो उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो इनका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 साल तक। नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 12 साल तक। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 12 साल से आगे। तो आप अगर इन स्टेजेस का ड्यूरेशन भी याद कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप पेपर में स्टेजेस से आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। बस वहां पे जाके थोड़ा सा सोचना है। अब क्योंकि ये स्टेजेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर साल इन स्टेजेस से 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो मैंने इन्हें याद करने की एक ट्रिक बनाई है। वो क्या है? सूप इन कैफे। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक कैफे में बैठकर सूप पी रहे हैं। देखो, S4 सेंसरी मोटर स्टेज, P4 प्री ऑपरेशनल स्टेज, C4 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड F4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस सीक्वेंस को आप जरूर याद रखना। आइए अब हम इन स्टेजेस के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये स्टेज 0 से 2 साल तक होती है। सेंसरी मोटर स्टेज से मतलब हुआ, एक तरफ तो बच्चा सेंस का इस्तेमाल कर रहा है और वो मोटर एक्टिविटीज ज्यादा कर रहा है। सेंसेस जैसे कि होती हैं किसी चीज को देखना, सुनना, उसे सूंघना या फिर टेस्ट करना। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि ये 2 तरह का होता है। एक ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और नंबर 2 होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जो छोटी मांसपेशियां हैं उनका डेवलपमेंट। तो इस स्टेज में मेनली किन चीजों पे फोकस होता है? नंबर 1 सेंसेस पे एंड नंबर 2 मसल्स के मूवमेंट्स पर। मतलब वो बच्चा अपने हाथ पैर या शरीर के बाकी हिस्सों को किस तरीके से चला रहा है। नेक्स्ट, इस स्टेज को स्टेज ऑफ इमिटेशन भी कहा जाता है। इमिटेशन का मतलब है नकल करना। अगर वो बच्चा अपने पापा को शेव करते हुए देखता है तो जब कभी उसे वो शेविंग ब्रश हाथ लग जाएगा, वो भी इसी तरीके से उस क्रीम को अपने फेस पर लगा लेगा। और ये आपने देखा भी होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, 8 महीने की एज के बाद बच्चे में ये अवस्था आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि अगर उस बच्चे ने किसी बॉल को देखा और आप उस बच्चे से उस बॉल को लेकर छिपा देते हैं तो 8 महीने की एज के बाद अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है और अब उस बच्चे के दिमाग में उस बॉल की एक परमानेंट इमेज बन चुकी है और अब वो उसे भूलेगा नहीं। अगर आप उस गेंद को छिपा देंगे तो बच्चा रोने लगेगा और वो फिर से आपसे उसी गेंद को मांगेगा। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। मतलब उस बच्चे के माइंड के ऑपरेशनल स्टेज में आने से पहले की जो स्टेज होती है उसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसका एज ड्यूरेशन होता है 2 से 7 साल तक। इस स्टेज में बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है। वो बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें कोई खिलौना लाकर दे दें तो वो 1-2 घंटे में उस खिलौने को खोल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे जानना चाहते हैं कि उस खिलौने में अंदर ऐसा क्या है। जैसे ये गाड़ी चल क्यों रही है, जैसे ये डॉल खेल क्यों रही है। तो बच्चा बहुत ही उत्सुक होता है चीजों के बारे में जानने के। और इसी वजह से इस स्टेज को इन्वेंटरी स्टेज भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस का एक भंडार होता है। इस स्टेज को स्टेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स भी कहा जाता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि बर्फ से पानी बनता है और पानी से वापस बर्फ को भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी वो बच्चा इन चीजों को नहीं जानता। नेक्स्ट है सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम उस बच्चे को एक लंबे कांच के गिलास में दूध दे देते हैं और उसके बाद एक ऐसे बर्तन में उसे दूध दे देते हैं जो कि चौड़ाई में उस गिलास से ज्यादा है लेकिन ऊंचाई में कम है, तो अगर हम इस गिलास के दूध को उस दूसरे बर्तन में डाल देते हैं जिसकी चौड़ाई ज्यादा है तो उस बच्चे को नहीं पता कि दोनों की क्वांटिटी सेम है। वो बच्चा अभी केवल उस दूध के एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है। अभी उसे उस दूध की मात्रा का ज्ञान नहीं है। अभी उसे नहीं पता कि अगर हम इस दूध को किसी दूसरे बर्तन में डाल दें जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो तो भी इसकी मात्रा सेम ही रहेगी। उसे लगता है कि अब यह दूध कम हो गया है क्योंकि इस दूध की ऊंचाई घट गई है। नेक्स्ट, इस स्टेज में बच्चा सिंबॉलिक नॉलेज लेना शुरू कर देता है। जैसे उस बच्चे को हम छोटे छोटे डायग्राम सिखा सकते हैं जैसे कि ट्राइंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल, तो वो इस तरीके की नॉलेज लेना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, इस स्टेज में बच्चा रियल लाइफ के बारे में नहीं सोचता। मतलब वो एक इमेजिनरी लाइफ जीता है और इसीलिए इस स्टेज को मेक बिलीव प्ले भी कहते हैं। अब इस स्टेज के बारे में आपको 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा याद रखने हैं। नंबर 1 इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स और नंबर 2 सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स। अब नेक्स्ट आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब वो बच्चा मेंटली ज्यादा एक्टिव हो चुका है लेकिन अभी उसने केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचना शुरू किया है जिन चीजों को देखा जा सकता है या जिन चीजों को टच किया जा सकता है। इस स्टेज का ड्यूरेशन 7 से 12 साल तक होता है और इस स्टेज में उस बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, यानी तर्क शक्ति शुरू हो जाती है। अब उस बच्चे को पार्ट एंड होल का ज्ञान हो जाता है। मतलब
अब उस बच्चे को पता है कि ये जो एक ब्रेड है ये उस पूरे ब्रेड के पैकेट से ही निकाली गई है, तो ये दोनों चीजें सेम ही हैं। अब उस बच्चे को क्लास इंक्लूजन का ज्ञान हो जाता है। जैसे अगर उस बच्चे को हम 2 टोकरी दे देते हैं और हम उसे बोलते हैं कि इस टोकरी में तो सारी सब्जियां रखनी है, सारी वेजिटेबल्स रखनी है, और इस टोकरी में सारे फ्रूट्स रखने हैं, तो अब घर में जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो उनमें से वेजिटेबल्स को छांटकर इस टोकरी में रख सकता है और फ्रूट्स को छांटकर इस टोकरी में रख सकता है। अब उस बच्चे को डिसेंट्रेशन का ज्ञान हो जाता है। डिसेंट्रेशन, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि सेंट्रेशन मतलब वो बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट के केवल एक ही एस्पेक्ट को देख रहा है। जैसे मैंने आपको दूध का उदाहरण दिया था, तो अब उसको पता चलने लगता है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क को हम एक छोटे बर्तन में डाल देते हैं और एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं तो उससे उसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, उस बच्चे को रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाता है, मतलब अब वो अल्फाबेट्स को A to Z भी पढ़ सकता है और Z to A भी पढ़ सकता है। अब उस बच्चे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पता चल जाता है, मतलब अगर ये एक बड़ा मिठाई का पीस है और हम इस मिठाई के पीस के छोटे छोटे 4 पीसेस कर देते हैं, तो अब उस बच्चे को पता है कि ये 4 मिठाई के पीस नहीं है, ये एक ही मिठाई का पीस था जिसमें से मुझे 4 छोटे छोटे पीस करके दिए गए हैं। अब उस बच्चे को सीक्वेंस की नॉलेज हो जाती है, मतलब ए से बाद में बी आता है और उसके बाद सी आता है, देन डी आता है, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। अब उसे पता है कि पहले ए आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। और ये स्टेज इन चारों स्टेजेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी स्टेज से पूछे गए हैं। अब आती है 4th एंड लास्ट स्टेज, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मतलब अब वो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट चीजें क्या होती हैं? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे फ्रीडम है। अब वो बच्चा थोड़ी फ्रीडम चाहता है। अब उसे पता है कि फ्रीडम के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, या फिर अब उसे पता है कि अगर मेरे भाई के लिए 2 टी-शर्ट्स आई हैं तो मेरे लिए भी 2 ही टी-शर्ट्स आएंगी, और अगर उसके लिए 2 से कम आई तो फिर वो रोने लगेगा। मतलब अब उसे एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी सोचना आ गया है। इस स्टेज का ड्यूरेशन होता है 12 साल से ऊपर। वो बच्चा चीजों का एनालिसिस करना शुरू कर देता है, और इस स्टेज में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी शुरू हो जाती है। ये 2 शब्दों से मिला है, हाइपोथेसिस एंड देन डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब है साइंटिफिक वे, और हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कुछ चीजों के बारे में पूर्व अनुमान लगा लेना, मतलब कि अवधारणा। मीन्स अब वो बच्चा साइंटिफिक तरीके से सोचने लगता है और वो कुछ चीजों के बारे में अनुमान भी लगा सकता है। इस स्टेज में रियलिज्म और इमेजिनरी लाइफ दोनों का एक मिक्सचर हो जाता है। अब वो बच्चा रियल और इमेजिनरी दोनों तरीके की लाइफ जीना शुरू कर देता है। अब उसे पता है कि रियलिटी क्या है, और उसे यह भी पता है कि क्या क्या चीजें इमेजिनरी हैं। नेक्स्ट, अब वो बच्चा जो उसके पास नॉलेज है उसे किसी दूसरे बच्चे को या बड़े को दे भी सकता है, मतलब अब वो चीजों को समझा भी सकता है। इस स्टेज में बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना शुरू कर देता है। तो ये थी पियाजे द्वारा दी गई 4 स्टेजेस। तो अब आप मुझे बताइए, इन स्टेजेस को याद करने की मैंने क्या ट्रिक बताई थी? सूप इन कैफे। S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन स्टेजेस के बारे में आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना। इनके बारे में क्वेश्चंस हर साल आते हैं और इस साल भी आएंगे। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे पियाजे ने मेनली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस किया है। मींस हमें उस बच्चे पर ही ज्यादा फोकस करना है। पियाजे ने कहा था कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है और ग्रेजुअल यानी लगातार होता है। नेक्स्ट, पियाजे कहते हैं कि 4th स्टेज में हर बच्चा जाए ऐसा नेसेसरी नहीं है। मींस जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो 4th स्टेज है, मतलब जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उस तक पहुंचेगा। हो सकता है किसी बच्चे का मानसिक विकास उस स्तर तक ना हो। आइए अब हम पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पियाजे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और पियाजे का कहना था कि पहले थॉट आती है, उसके बाद लैंग्वेज आएगी। उसके बाद हमने कॉग्निशन, मेंटल स्ट्रक्चर और स्कीमा की डेफिनेशन पढ़ी थी। स्कीमा क्या होता है? बच्चे के माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसी को स्कीमा बोलते हैं। नेक्स्ट हमने एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन पढ़ा था। एसिमिलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज। अकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड नॉलेज। इसमें कीवर्ड्स को याद रखना। एसिमिलेशन में कोई नई नॉलेज जुड़ेगी, और अकोमोडेशन किसे कहेंगे?
जिसमें ओल्ड नॉलेज को चेंज कर दिया जाता है, और इनके बाद एक बैलेंस सिचुएशन आती है, उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट पढ़े थे, SEEM सीम, S फॉर सोशल, E फॉर एक्सपीरियंस, E फॉर इक्विलिब्रेशन, M फॉर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज के साथ साथ ही होता है, वो एक स्पेसिफिक एज से पहले नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ा था, SPCF, सूप इन कैफे। ये देखिए सूप इन कैफे, ये इन स्टेजेस के सीरियल को याद करने की एक ट्रिक थी। नेक्स्ट हमने सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पढ़ा था, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ा था, ये 2 से 7 साल तक होती है, और इस बच्चे में मेनली इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होती है, मतलब वो अपनी थॉट्स को रिवर्स नहीं कर सकता है, और सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स होती है, मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट के केवल एक ही एस्पेक्ट को देख सकता है, कई सारे एस्पेक्ट्स को नहीं देख सकता। मैंने दूध के गिलास का एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, क्लास इंक्लूजन होता है, और डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन की नॉलेज हो जाती है, और सीक्वेंस की भी नॉलेज हो जाती है। नेक्स्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, इसमें हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे। पियाजे मेनली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करता है, और एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने का प्रोसेस स्लो और ग्रेजुअल होता है, और 4th स्टेज सभी बच्चों के लिए नेसेसरी नहीं है। आइए अब हम पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन 2021 में आया था, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेज। इसका मतलब है जीन पियाजे की थ्योरी में प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सी बात आती है, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट। कंजर्व मतलब मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताया था, सीरिएट मतलब सीरियल से या सीक्वेंस का ज्ञान होना, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और सेंट्रेशन इन थॉट्स। तो आप बताइए प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। इसका आंसर है डी, सेंट्रेशन इन थॉट्स। देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक, इसमें क्या है, सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अभी बच्चा केवल एक ही चीज के बारे में सोचता है। मैंने आपको दूध के बारे में एग्जाम्पल भी दिया था कि अभी बच्चे को नहीं पता कि अगर उसे एक ज्यादा ऊंचे बर्तन में दूध दे दिया जाता है और एक ज्यादा चौड़े बर्तन में दूध दे दिया जाता है, और इस दूध को इस बर्तन में डाल दिया जाता है, तो वो क्वांटिटी सेम ही है। नेक्स्ट, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्कीमा। मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। स्कीमा किसे कहते हैं कि वो बच्चा जो भी कुछ देखता है माइंड में जो उसकी एक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे स्कीमा बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइजेस द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। क्वेश्चन में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप बताइए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इनमें से कौन सी चीजें आती हैं। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, इस ऑप्शन को हटा देते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो छोटा बच्चा था, मैंने बताया था 0 से 2 साल की एज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, और उसमें भी मेनली 8 महीने से 2 साल तक होता है। इरिवर्सिबिलिटी, ये तो सेकंड वाली स्टेज थी। सेकंड स्टेज कौन सी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इसको भी हटा देते हैं। तो आंसर क्या हुआ, कॉन्क्रीट। मैंने आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एग्जांपल भी दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में मैंने बताया था कि अगर उस बच्चे को एक मिठाई के पीस में से 4 छोटे छोटे पीस बनाकर दे दिए जाएं, तो उसे पता है कि ये एक मिठाई के ही 4 हिस्से हैं। नेक्स्ट, द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेज थ्योरी, मतलब जीन पियाजे की थ्योरी में मेनली क्या प्रपोज किया गया है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। देख लेते हैं, चिल्ड्रन और अडल्ट्स के बारे में ये कंपैरिजन कर रहे हैं। चिल्ड्रन थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट्स, यहाँ पे ये क्वालिटेटिव डिफरेंस बता रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि बच्चे की थिंकिंग बड़े की थिंकिंग से कमजोर है, ऐसा तो पियाजे ने कुछ नहीं कहा। बच्चे की थिंकिंग अडल्ट की थिंकिंग से सुपीरियर है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। तो ए और डी में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है क्वालिटी और यहाँ पे है क्वांटिटेटिव। अरे बच्चा हो या बड़ा, दोनों के पास सोचने के लिए सेम ही तो टाइम है। जितना छोटा बच्चा सोच सकता है उतना ही बड़ा बच्चा सोचेगा, लेकिन उन दोनों की क्वालिटी में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा किसी कार को देखता है और एक बड़ा किसी कार को देखता है, तो दोनों के सोचने में अंतर होगा। वो बच्चा सोचेगा कि मैं इस कार में बैठ जाता हूं, वहीं बड़ा उस कार को खरीदने के बारे में सोचेगा या उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में सोचेगा। तो क्या हुआ, बच्चों और बड़ों की थिंकिंग में मेनली क्वालिटेटिव डिफरेंसेस होते हैं, मतलब क्वालिटी का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज से एक बार फिर से सवाल आया।
मैंने आपको बताया था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है बताइए आप, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा सवाल है। देखिए, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द पियाजे थ्योरी। मतलब इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा पियाजे की थ्योरी को सूट नहीं कर रहा है। नोट का ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आएंगे। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, पर्यावरण का रोल पियाजे ने बताया था कि बच्चे के जो आसपास का पर्यावरण है वो उससे सीखता है। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, अभी देख लेते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, मैंने आपको बताया था कि पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। उसका कहने का मतलब था कि बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण खुद करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ऑप्शन डी, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ऐसा तो पियाजे ने नहीं कहा। और वैसे भी पियाजे ने कहा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उसमें मैच्योरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और मैच्योरिटी तो केवल एज के साथ आती है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी 4 साल के बच्चे को हम कितनी भी प्रैक्टिस करा लें, लेकिन क्या वो 10th और 12th के क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए बी ऑप्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि एक 5 साल का बच्चा जो सोचेगा और एक 18 साल का बच्चा जो सोचेगा, दोनों की सोच में क्वालिटी का तो डिफरेंस होगा ही। कई जगह इस क्वेश्चन का आंसर बी दिया गया है, बट जो सही आंसर है वो डी है, क्योंकि ये नोट के बारे में पूछ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई छोटा सा बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस करे तो उसको सभी चीजें आ जाएं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, तो सीखने के लिए एक जरूरी चीज क्या है? ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, बड़ों के व्यवहार को ऑब्जर्व करना, ऐसा तो पियाजे ने कुछ नहीं कहा। बिलीफ इन इमानेंट जस्टिस, ऐसी भी पियाजे ने कोई बात नहीं की। रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, छोड़ो इसको भी। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, हाँ पियाजे ने कहा था कि बच्चे क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को खुद ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट existing schemes and by modifying old schemes as per information, these two processes are known as, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था और मैंने एक टेक्निक भी बताई थी। अगर किसी न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना है तो उसे क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और किसी ओल्ड स्कीमा में होने वाले चेंज को क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी। देखो सीधा सीधा डेफिनेशन में से क्वेश्चन आ गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और हमने इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए। और मेरी नई क्लास के आने से पहले आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज और कर लेना, जिससे कि आपको इन फ्यूचर रिवीजन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत ना पड़े। और आपके दोस्त या आपके जानने वाले कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप मेरी इन वीडियोस को उन सबको भी सजेस्ट कर देना, जिससे कि पैसा उनके सक्सेस में कभी भी ऑब्स्टेकल ना बने। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपनी स्टडी करते रहना। अभी आपको अपनी स्टडी में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अभी आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी स्टडी के लिए निकाल सकते हैं, अपने इस एग्जाम के लिए निकाल सकते हैं, उसे निकालो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।